अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अफगानिस्तान को दुनिया के बड़े बड़े एम्पायर्स का कब्रिस्तान क्यों समझा जाता है? अफगानिस्तान के पास ना तो कोई इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, ना कोई स्टैब्लिश्ड फोर्स और ना ही कोई इतनी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, सुपर पावर्स यहाँ से जंग हार कर क्यों भाग जाती हैं? ब्रिटेन, रशिया और यूएसए का इस पहाड़ी इलाके में क्या इंटरेस्ट था कि उन्होंने इस सरजमीन पर हमला किया और आखिर हार का मुंह देखा? इन सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। Heavy fighting has been going on for months now across Helmand. अगर हम अफगानिस्तान की हिस्ट्री को देखें तो हमें पता चलता है कि इस सरजमीन में हमेशा किसी न किसी सूरत में जंग होती रही है। तकरीबन 2500 साल पहले 522 बीसी पर्शियन एम्पायर ने इस जगह पर हमला किया था और वो यहाँ सिर्फ 2 साल तक ही अपना कब्जा बरकरार रख सके। इसके बाद सिकंदर आजम अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने तकरीबन आधी दुनिया पर हुकूमत की, इसने इस सरजमीन पर 331 बीसी में हमला किया और इसको भी 7 साल बाद अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। मंगोल एम्पायर, सिख एम्पायर और मुगल एम्पायर ने भी इस सरजमीन पर हमले किए, लेकिन 1 से 2 सालों में ही यहाँ से भाग निकले। जब ब्रिटेन बरसगीर में दाखिल हुआ तो इसने भी अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की और ये कोशिश 3 दफा की और तीनों दफा ही नाकाम रहा। 1979 में सोवियत यूनियन, जो उस टाइम की सुपर पावर थी और आज के रशिया से ज्यादा पावरफुल थी, उसने भी अफगानिस्तान पर हमला किया और 9 साल तक जंग लड़ने के बाद उसे अपनी फौज यहाँ से निकालना पड़ी और ये जंग जीतना तो दूर की बात, उल्टा बाद में ये सोवियत यूनियन ही टूट गई। फिर 2001 में अमेरिका अफगानिस्तान पर हमला कर देता है और दोस्तों, इस हमले में अमेरिका अकेला नहीं था, बल्कि नेटो कंट्रीज ने मिलकर ये हमला किया था। एक तरफ दुनिया की 13 पावरफुल और जदीद टेक्नोलॉजी वाले मुल्कों की अफवाज थी और दूसरी तरफ रवायती तरीके से लड़ने वाले अफगानी तालिबान, जिनके पास ना तो कोई जदीद टेक्नोलॉजी थी और ना ही इस्टेब्लिश्ड फोर्स। और ये जंग 20 साल तक जारी रही और फिर आखिर 2021 में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को तालिबान के साथ डील कर यहाँ से निकलना पड़ा। अफगानिस्तान का टोटल एरिया फ्रांस से थोड़ा बड़ा और इसकी आबादी अमेरिका की एक स्टेट कैलिफोर्निया से भी कम है। इतनी कम आबादी वाला मुल्क अपने से 10 गुना बड़े मुल्कों से कैसे मुकाबला करता रहा है? इसके बहुत से जवाब हो सकते हैं, लेकिन सबसे अहम जवाब इसकी जियोग्राफी में ही छुपा है। अफगानिस्तान में बहुत से कबाइल हैं, लेकिन इनमें से नुमायां उज़्बेक्स, ताजिक्स और पश्तून्स हैं। इसका पूरा बॉर्डर खुद अफगानिस्तान ने नहीं, बल्कि गैर मुल्की ताकतों ने तकरीबन आज से 120 साल पहले बनाया था। इस बॉर्डर की यहाँ बसने वाले कबाइल के सामने कोई हैसियत नहीं थी। इसके साउथ बॉर्डर की बात की जाए तो यहाँ पश्तून्स कई 100 सालों से रह रहे हैं। और क्या दोस्तों, आपको पता है कि अफगानिस्तान से ज्यादा पश्तून्स बॉर्डर के इस पार पाकिस्तान में रहते हैं और इनकी फैमिली आधी पाकिस्तान और आधी अफगानिस्तान में रहती है। ये बॉर्डर ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर मुश्तमिल है और इसी वजह से इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और इसकी लंबाई 2640 किलोमीटर है और इसे द ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। और इसमें बहुत से ऐसे स्पॉट्स हैं जिधर से बॉर्डर आराम से क्रॉस किया जा सकता है और यहीं से ड्रग्स और असला वगैरह की स्मगलिंग होती है। अफगानी जंगजू बहुत आसानी से पाकिस्तान आते और नए जंगजू तैयार करके वापस लेकर जाते थे। इन सब वजूहात की वजह से द ड्यूरेंट लाइन को दुनिया का खतरनाक तरीन बॉर्डर कहा जाता है। अफगानिस्तान के नक्शे को देखा जाए तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इस पर हमला करने के लिए जरूरी है कि किसी पड़ोसी मुल्क की मदद ली जाए, जैसा कि ईरान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान। लेकिन अगर कोई हमलावर अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच भी जाए तो इनको बड़े बड़े पहाड़ों का सामना करना पड़ता है। अफगानिस्तान बेशक कॉन्टिनेंट का सेंटर है, लेकिन यहाँ की कम आबादी भी इन पहाड़ों की हार्श कंडीशन की वजह से ही है और इनको हिंदू कुश माउंटेन रेंज कहा जाता है। ये रेंजेस इतनी ऊंची और खतरनाक हैं कि यहाँ पर सरवाइव करना और इनको क्रॉस करना तकरीबन इम्पॉसिबल है और अफगानिस्तान का 75% हिस्सा इन पहाड़ों पर मुश्तमिल है। ये पहाड़ अफगानिस्तान को एक नेचुरल वॉल का काम देते हैं, जिनसे गैर मुल्की ताकतें तो अनजान हैं, लेकिन अफगानी इन पहाड़ों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं।
जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो अफगानी जंगजू इन पहाड़ों से निकलते, टैंकों वगैरह पर हमला करते और फिर वापस इन पहाड़ों में छुप जाते और फिर इनको ढूंढना नामुमकिन होता। ये पहाड़ जिधर हमलावरों को रोकते हैं, वहीं पर इनकी वजह से सप्लाई को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे दर्जनों वैलीज हैं जिनमें अलग अलग ट्राइब्स बसते हैं। मुश्किल पहाड़ी रास्तों की वजह से ज्यादातर ट्राइब्स का आपस में भी राब्ता होना बहुत मुश्किल होता है। इन ट्राइब्स के अपने कानून हैं और ज्यादातर अपनी सिक्योरिटी भी खुद ही हैंडल करते हैं। यही वजह है कि काबुल में मौजूद गवर्नमेंट का भी इन ट्राइब्स पर ज्यादा होल्ड नहीं होता। लिहाजा जब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ही इन मुश्किलात के सामने बेबस है तो बाहर से आने वाले हमलावर यहाँ अपना होल्ड कैसे बरकरार रख सकते हैं। 1979 में सोवियत मिलिट्री अफगानिस्तान के शहर खोस्ट में अपनी मिलिट्री बेस बनाने में कामयाब तो हो गई थी, जो एक वैली में थी और इसके चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ थे। इस चीज का फायदा उठाया अफगान जंगजुओं ने और पहाड़ों पे अपने डेरे डालकर इस बेस को चारों तरफ से घेर लिया और हमले शुरू कर दिए और यहाँ तक कि इसकी सप्लाई भी काट दी और सोवियत के पास सिर्फ एयर सप्लाई के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, जो कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं था। अफगानी जंगजुओं की ये स्ट्रेटजी सिर्फ सोवियट्स को ही हराने में कामयाब नहीं थी। 2001 में जब अमेरिका और उसके इत्तेहादी मुल्कों ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तो उन्होंने 1,30,000 की फौज बाय एयर यहाँ पर भेजी थी। इस फौज के लिए रेगुलर सप्लाई, एम्यूनिशन, टैंक्स और ट्रक्स को पाकिस्तान के खैबर पास के जरिए भेजा जाता था। अब अफगान जंगजुओं को पता था कि ये खैबर पास नेटो फोर्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो पहाड़ों वगैरह में छुपकर यहाँ से गुजरने वाले ट्रकों वगैरह पर हमला करते और इवन 2009 में उन्होंने खैबर पास ब्रिज को ही उड़ा दिया था। और क्या दोस्तों आपको पता है कि 20 साल तक जंग लड़ने के बाद भी अमेरिका और इसके इत्तेहादी अफगानिस्तान के सिर्फ 15% हिस्से पर ही कब्जा कर सके थे और अमेरिका ने इस जंग में तकरीबन $2.3 ट्रिलियन बहा दिए और आखिर इनको 2021 में अफगानिस्तान को छोड़कर जाना पड़ा। अब रहा सवाल, ब्रिटेन, रशिया और अमेरिका का इस पहाड़ी सरजमीन में क्या इंटरेस्ट था कि उन्होंने बार बार अफगानिस्तान पर हमले किए। इसका जवाब भी हमें अफगानिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन में ही मिलता है। ये एशिया का सेंटर है जिसे हार्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और मिडल ईस्ट में कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अफगानिस्तान का कंट्रोल अपने पास रखा जाए और जिसके पास अफगानिस्तान का कंट्रोल होगा वो इस रीजन के तमाम मुल्कों के लिए बहुत ख़ास होगा। और यही वजह है कि जब भी कोई सुपर पावर अपना कंट्रोल हासिल करना चाहती है और उसी वक्त कोई और ताकत अफगान जंगजुओं को फंड करके इसके कंट्रोल को ख़त्म करने की कोशिश करती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।